हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वीरेंद्र प्रजापति, एमए पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के कुछ नोट्स पहले भी प्रिपेयर करके वीडियो में डाल चुका हूं और सेकंड चैप्टर की मैं आज सेकंड पार्ट में आपको बना करके दे रहा हूं। और जिस छात्र ने, जिस स्टूडेंट ने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो उनको जरूर देख लें, क्योंकि उसी के बाद ही आपको आगे के नोट्स समझ में आएंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ क्लास को। बस बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट्स आपने ऐसे बनाने हैं जो आपको लास्ट फाइनल तक काम आए। आपने वो नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो वो नोट्स को आराम से इजीली पढ़ सकें और आपके लिए वही इनफ हो। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वर्बली भी, वो चीज़ें जो आपको लगती हैं इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैं सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही बताऊँगा, वो सब चीज़ नोट कर सकते हैं आप। और स्क्रीन पर जो नोट्स चल रहे हैं, इन नोट्स को भी आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, स्क्रीनशॉट ले करके। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, हमारी दी हुई नॉलेज आपको लगती है कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपके सिलेबस से मैच करता है या आपके लिए बिल्कुल कुछ भी फ़ायदेमंद है, और मैं 100% इस बात के लेकर के एकदम मेरे विश्वास है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में भी आ रही हैं। और इसके लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हैं वो चेक कीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्रॉस चेक कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि हमने जो पढ़ाया वो कितना ऑथेंटिक है। सो प्लीज़, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लासेस को देखें, पढ़ें और अपने लिए एक अच्छे फ्यूचर के डेवलप करने के लिए हमारी क्लासेस को अटेंड कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है जिसका नेम है द्विध्रुवीयता का अंत। इसके हमने 3 क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 3 क्वेश्चन पढ़े थे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली पढ़ा था द्विध्रुवीयता के अंत का। मैंने आपको बताया था कि आप पहले मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको तो मालूम हो जाएगा हमने क्या क्या उसके अंदर पढ़ा था। मैंने बताया था, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द्विध्रुवीय का मतलब होता है 2 ध्रुव। वर्ल्ड में पहले विश्व में 2 ध्रुव बने हुए थे। एक ध्रुव था अमेरिका और एक ध्रुव था रशिया, जिसको हम यूएसएसआर और यूएसए बोलते थे। इनकी लड़ाई थी। इनकी जो लड़ाई थी, ये जो वॉर था, ये अप्रोक्स 45 ईयर तक चला, 1945 से 1990 तक। उसके बाद का जो ये चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि कैसे ये जो फाइट थी, जो ये वॉर था, कोल्ड वॉर, कैसे खत्म हुआ, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। तो हमने काफी कुछ चीजें मैंने उसके फर्स्ट पार्ट में बता दी हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हमने 3 क्वेश्चन वहां से पढ़ लिए थे। जैसे सोवियत प्रणाली क्या थी, पहला क्वेश्चन जैसे ये था कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। सेकंड पार्ट में फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सोवियत प्रणाली की कौन सी अच्छी बातें थी जिसने उसे महाशक्ति बनाया, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में समझा दिया था आपको। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि सोवियत प्रणाली की दोष क्या थे, कि ऐसी क्या चीजें थी जिससे सोवियत प्रणाली में दोष आए, इसमें कमी आई और सोवियत संघ विघटन उसका हो गया था। तो ये डिसइंटीग्रेशन जो हो गया था, ये 3 क्वेश्चन जो थे हमने, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए बिना सोचे समझे इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। मैं गारंटी कर देता हूं, दावा देता हूं कि आपके जो बताए हुए नोट्स हैं एग्जाम में 110% आएंगे। तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, जो नोट्स बता रहा हूं वो कर लीजिए, ठीक है। तो आगे हम अब जो चौथा क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो फोर्थ क्वेश्चन ये है, जो फोर्थ क्वेश्चन भी जो आपको बता रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बड़े ही अच्छे समझिएगा। एग्जाम में कई बार आया है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। ये बार बार रिपीट ये होता है, तो इसको बड़े ये अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, आप लिखा हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ तथा गोर्बाचेव की इसमें क्या भूमिका थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, वह गोर्बाचेव की इसमें क्या भूमिका थी। तो स्टूडेंट्स, पहले आप एक चीज थोड़ा सा समझें, हुआ क्या था। 1980 का जो ये डिकेड था, 1980 का जो दशक था, इसके बाद क्या, इसमें क्या हुआ था, 1980 के दशक में जो अपना यूएसएसआर है, इस यूएसएसआर की इकोनॉमी खराब होना शुरू हो गई थी। यूएसएसआर की इकोनॉमी 1980 के जो उसमें शुरू हो गई थी। फिर जो 1990 का जो दशक था, इस साल में क्या हुआ कि धीरे धीरे खराब होते होते 1985 में 1985 में यूएसएसआर के नए राष्ट्रपति बने, जिनको हम अंतरिम राष्ट्रपति भी कहते हैं।
1985 में यूएसएसआर के अंतरिम राष्ट्रपति बने, जिनको हम एंट्रिम भी बोलते हैं अंग्रेजी में, अंतरिम राष्ट्रपति बने। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, जिसका हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के अंतरिम राष्ट्रपति बने। लेकिन जब ये राष्ट्रपति बने तब उस समय यूएसएसआर बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा था, क्योंकि यूएसएसआर में आप ये समझिएगा कि जब ये 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने, तब तक यूएसएसआर की इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा डाउन जा चुकी थी। ऐसे में जब यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने तय किया कि हम यूएसएसआर को फिर से एक स्ट्रांग इकोनॉमी बनाएंगे और एक सुपर पावर के रूप में फिर से वर्ल्ड के अंदर इसको एस्टेब्लिश करेंगे। इन्होंने ये जब निर्णय लिया कि हमें फिर से यूएसएसआर को स्ट्रांग करना, मजबूत करना है, तो इस सब चीजों के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 नीतियों को शुरू किया। पहली नीति आपकी स्क्रीन पर आप देखो, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं आपको। पहली जो नीति थी वो नीति थी आपकी पेरोस्त्राइका। पहली नीति जो थी वो थी आपकी पेरोस्त्राइका। दूसरी नीति आपकी थी खुलापन। तीसरी नीति आपकी थी अर्थव्यवस्था में सुधार, जिसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है एक आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर, और यही शब्द पेपर में पूछे जाएंगे। पहली जो नीति थी यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था जब खराब होना शुरू हो गई थी, नुकसान होना शुरू हो गया था, उस समय 1985 में यूएसएसआर के नए राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने यूएसएसआर की इकोनॉमी को सुधार करने के लिए 3 नीतियां शुरू करी। पहली नीति का नाम था पेरोस्त्राइका, दूसरी नीति का नाम था ग्लासनोस्ट, तीसरी नीति का नाम था उस्क्रोनी। पेरोस्त्राइका का मतलब होता है पुनर्रचना, माने पुनः फिर से निर्माण करना। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, माने फिर से इकोनॉमी के अंदर खुलापन लेकर के आना, ताकि दुनिया से व्यापार किया जा सके, दुनिया की देश आकर के व्यापार कर सकें, अपनी कंपनियां, अपने उद्योग स्थापित कर सकें। और तीसरा था उस्क्रोनी। उस्क्रोनी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में सुधार। अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया, मतलब लाइसेंसिंग जो सिस्टम होता था, लाइसेंस देने की जो व्यवस्था होती थी, पहले क्या थी, बहुत हार्ड नियम बनाए गए थे, बहुत कठोर नियम बनाए गए थे। बाद में यूएसएसआर के जो नए राष्ट्रपति बने थे गोर्बाचेव, इन्होंने उस्क्रोनी परंपरा को शुरू, उस्क्रोनी नीति को लेकर के, इसका मतलब था कि यूएसएसआर के अंदर जो नियमों को लाइसेंस देने की जो परंपरा थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मतलब कि ढील दे दी जाए लाइसेंस देने को। पहले बहुत कठोर नियम बना रखे थे लाइसेंस देने के लिए। तो ये 3 नीतियां उन्होंने शुरू की कि यूएसएसआर में सुधार होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो चाहते थे यूएसएसआर में सुधार करना थे, लेकिन इन 3 नीतियों के इतने विपरीत प्रभाव पड़े कि यूएसएसआर और ज्यादा कमजोर हो गया। तो जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन हम देखो बच्चों, क्वेश्चन हम देख रहे थे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, गोर्बाचेव की इसमें क्या भूमिका थी। तो मैंने आपको बताया सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो पहले देखिए उत्तर, मैंने जो स्क्रीन पर आपके दिख रहा है उस उत्तर को हम पहले पढ़ लेते हैं कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने सदैव अमेरिका को टक्कर दी, परंतु उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अतः सोवियत संघ तकनीक के क्षेत्र में पश्चिम के देशों से पिछड़ गया। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने लगातार अमेरिका की होड़ की थी। हथियारों की होड़ में लगातार सोवियत संघ जिस तरह के हथियार यूएसए बना रहा था, यूएसएसआर भी कोशिश करता उसी तरह के आधुनिक हथियार में बनाऊं। लेकिन हथियार बनाने की इस होड़ में यूएसएसआर इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना छोड़ दिया, अपने देश के विकास के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया, और उसकी अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई, गिर पड़ी, और वो बहुत बुरे हालातों में पहुंच गया। ऐसे ही दौर में जब ये दौर चल रहा था, तब गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने यूएसएसआर के। 1980 के दशक में सोवियत प्रणाली ठहराव की स्थिति में थी, अतः यही वह समय था जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के राष्ट्रपति बने। गोर्बाचेव राष्ट्रपति के रूप में, मतलब 1980 के दशक में यूएसएसआर की इकोनॉमी पूरी खराब हो चुकी थी, और तब गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने यूएसएसआर के। गोर्बाचेव का पूरा नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। और इन्होंने जब ये बने तो उसके बाद गोर्बाचेव ने कुछ नीतियां लेकर के आए, जिन नीतियों को ऊपर मैंने वर्णन किया है। जो गोर्बाचेव कुछ नीतियां लेकर के आए, तो पश्चिम के देशों में तकनीक के क्षेत्र में क्रांति चल रही थी। पश्चिम के क्षेत्र माने यूएसए की तरफ, पश्चिम के क्षेत्र में तकनीक के क्षेत्र क्रांति चल रही थी, किंतु इस दौरान सोवियत रूस तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ रहा था। अतः गोर्बाचेव ने अमेरिका की बराबरी के लिए सोवियत संघ में सुधार के प्रयास किए।
सुधार के प्रयास किए तथा गोर्बाचेव ने विभिन्न नीतियों को लागू किया, जिसमें पेरोस्त्राइका, ग्लासनोस्त, उस्क्रोनी आदि शामिल थे। इन नीतियों के बड़े ही बुरे प्रभाव सामने आए। तो ये सेकंड जो पॉइंट है गोर्बाचेव की नीतियां। गोर्बाचेव चाहते थे कि यूएसएसआर में सुधार किए जाएं, क्योंकि पश्चिम के देशों में तकनीकी प्रगति चल रही थी। पश्चिम के जो देश थे उनमें तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, नई नई तकनीक वो लोग बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान सोवियत संघ तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ गया। जब वो तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ गया तो अमेरिका की बराबरी के लिए सोवियत संघ में सुधार के प्रयास किए गए। तो वो तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ गया था तो अमेरिका की बराबरी करने के लिए सोवियत संघ ने प्रयास किए, लेकिन वो पिछड़ गया। अतः उसने कुछ ऐसी नीतियां लेकर के आया जिसको हमने पेरोस्त्राइका, ग्लासनोस्ट और उस्क्रोनी के नाम जाना। लेकिन इन नीतियों को उल्टा प्रभाव यूएसएसआर पर पड़ा। उल्टा प्रभाव क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने आपको जैसे पिछले पार्ट में बताया था कि यूएसएसआर जो था वो अकेला नहीं था, उसके साथ 14 देश थे। 14 देश जो छोटे छोटे देश के साथ शामिल थे वो, और एक देश खुद रूस था। तो होता क्या था कि जो ये नीतियां राष्ट्रपति ने लागू की थी, ग्लासनोस्त और उस्क्रोनी, इन नीतियों का प्रभाव हर देश पर एक जैसा नहीं पड़ा। जो 14 देश थे, इन 14 देशों पर, इसके अंदर रोमानिया था, बुल्गारिया था, हंगरी था, बहुत सारे देश थे, पोलैंड था। तो इन सभी देशों ने मिलकर के इसका विरोध किया इन नीतियों का। इन्होंने कहा कि ये नीतियां हो सकता है रशिया के लिए अच्छी हो, लेकिन हमारे लिए ये अच्छी नहीं है। तो यूएसएसआर में अंदर राष्ट्रपति गोर्बाचेव द्वारा चलाई गई नीतियों का व्यापक विरोध देखने को मिला, जो हमने 4th पॉइंट में लिखा हुआ है। नीतियों का विरोध हुआ था। इन नीतियों के कारण सोवियत संघ में सभी पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी सरकारों का विरोध करने लगे। अतः पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों का तथा राज्यों का पतन होने लगा तथा धीरे धीरे रोमानिया, हंगरी, पोलैंड व पूर्वी जर्मनी साम्यवाद से अलग होने लगे तथा साम्यवादी की रूस भी इस पतन को देखने लगा। तो समझिए कि नीतियों का विरोध कैसे हुआ कि इन नीतियों के कारण सोवियत संघ में सभी पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी सरकारों का विरोध करने लगे थे। पूर्वी यूरोप के जो देश यूएसएसआर की विचारधारा साम्यवाद को फॉलो करते थे, जब ये नीतियां लागू की गई तो उन्होंने नीतियों का सीधे तौर पर विरोध किया। बोले ये नीतियां ठीक नहीं है, इन नीतियों को हमारे पर थोपा जा रहा है और इन नीतियों के आने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो इस वजह से यूएसएसआर के अंदर छोटे देश थे जो इनके साथ मिलकर के चल रहे थे और उन्होंने यूएसएसआर के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। अब इस विरोध को खुद रूस भी खड़ा होकर के देख रहा था और उसको भी लग रहा था कि अब ज्यादा समय तक रशिया नहीं टिक पाएगा यूएसएसआर के रूप में। अतः क्या होता है, 5वां पॉइंट आप देखिए, सोवियत संघ पर साम्यवाद के विरोध का प्रभाव। अब सोवियत संघ के ऊपर साम्यवाद का जो विरोध का प्रभाव क्या हुआ कि पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का पतन का प्रभाव सोवियत संघ पर पड़ा तथा जिसका परिणाम सोवियत संघ के विघटन के रूप में प्राप्त हुआ। सोवियत संघ पर साम्यवाद के विरोध का प्रभाव क्या पड़ा? जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसका प्रभाव ये उसे देखने को मिला कि पूर्वी यूरोप के सभी देशों में इन नीतियों की वजह से छोटे छोटे देश यूएसएसआर का विरोध करने लगे और जब यूएसएसआर का विरोध होने लगा तो यूएसएसआर की जो वर्चस्वता थी, जो उसका नियंत्रण था इन सभी देशों के ऊपर, वो धीरे धीरे वो खोने लगा। ऐसे में यूएसएसआर का पतन हो गया, वो खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया। अब 6ठे पॉइंट में आप देखिएगा, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। जब वो बर्बाद हो गया, जब छोटे छोटे देशों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, तो साम्यवाद के निरंतर विरोध के कारण तथा आंतरिक तौर पर भी सोवियत संघ की व्यवस्था हिलने पर परिस्थितियां खराब होने लगी। अब साम्यवाद के ऊपर क्या हुआ, साम्यवाद का लगातार से विरोध हो रहा था और लगातार साम्यवाद का विरोध होने से उसकी आंतरिक परिस्थितियां उसकी हिलने लगी। अब होता क्या है, 3 बड़े गणराज्यों की समाप्ति की घोषणा कर दी गई तथा सोवियत संघ का विघटन हो गया। 3 बड़े गणराज्यों की समाप्ति की घोषणा कर दी गई तथा सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो जो रशिया के जो 3 बड़े गणराज्य इसके साथ शामिल थे, यूएसएसआर के अंदर जो 3 बड़े गणराज्य मुख्य थे, उनको रशिया से अलग होने की बात कह दी गई कि अब रशिया का ये देश हिस्सा नहीं है। इनके अलग होते ही रशिया जो है, यूएसएसआर जो है, वो उसको खत्म हो गया। अब सिर्फ रशिया अकेला रह गया। तो इस तरह से यूएसएसआर का विघटन हुआ। ठीक है बच्चों,
तो इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को फिर से मैं बताता हूं दोहरा करके कि कैसे हुआ था यूएसएसआर। क्वेश्चन ये बन रहा था कि सोवियत संघ के विघटन को क्यों हुआ था, तो गोरबाचेव की इसमें क्या भूमिका थी। तो सोवियत संघ के विघटन के पीछे कुछ कारण होने पड़े थे कि एक तो गोरबाचेव राष्ट्रपति के रूप में गोरबाचेव राष्ट्रपति बने, उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां लेकर के आए जो नीतियां ठीक नहीं थी, और इन नीतियों की वजह से इन नीतियों की वजह से यूएसएसआर के छोटे देशों ने यूएसएसआर का विरोध करना शुरू कर दिया, नीतियों का विरोध हुआ। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो है सोवियत संघ पर साम्यवाद के विरोध का प्रभाव। सोवियत संघ का पतन होने लगा, उसका विरोध होने लगा, और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा छठे पॉइंट में हमने कर दी है। तो सोवियत संघ इस तरह से समाप्त हुआ। अगर आपको प्रश्न अब भी समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को घुमा करके देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कितना समझाने के बाद कोई ये कहेगा कि हमें समझ में नहीं आया। बहुत ही इजी वे में, इससे ज्यादा आसान तरीके से और कुछ नहीं समझाया जा सकता है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? अभी तो हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचेव, यूएसएसआर के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी, वो क्वेश्चन था। लेकिन जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो। सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों, ऐसी क्या वजह थी? तो 4-5 वजह है मुख्य रूप से। तो पहली वजह हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली वजह है आर्थिक ठहराव। बच्चों, आर्थिक ठहराव का मतलब ये है कि यूएसएसआर जो था वो लगातार वो हथियारों की होड़ में अमेरिका में लगा हुआ था, और ऐसे में हथियारों की होड़ में वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना भूल गया, अपने देश के उद्योग को विकसित करना, उनको बनाए रखने का भूल गया। तो ऐसे में हालात यह हो गए कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, चरमरा गई, और देश के अंदर आर्थिक ठहराव आ गया। तो मैंने लिखा हुआ है सोवियत संघ के पास भारी मात्रा में शस्त्र तथा हथियार थे। सोवियत संघ के पास भारी मात्रा में शस्त्र तथा हथियार थे। इसका प्रयोग वह अपने गुट में शामिल देशों के विकास के लिए करता था। अतः इस प्रकार उस पर धीरे धीरे आर्थिक दबाव बढ़ने लगा, और अब सोवियत संघ के लोग उतनी तीव्र गति से विकास नहीं कर सकते थे जितना पश्चिम देशों के लोग कर रहे थे। हमने यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया कि सोवियत संघ के पास भारी मात्रा में हथियार थे। जिन छोटे छोटे देशों के साथ जो चल रहे थे उनकी रक्षा के लिए सोवियत संघ हमेशा उनके साथ चलता था, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ के ऊपर धीरे धीरे हथियार जब बनाता गया तो उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था डूबने लगी, जिस वजह से सोवियत संघ का पतन हो गया। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण है आपका प्रशासनिक ठहराव और राजनीतिक तथा प्रशासनिक ठहराव। तो राजनीतिक तथा प्रशासनिक ठहराव क्या है? सोवियत संघ में आर्थिक ठहराव के साथ साथ राजनीतिक ठहराव तथा प्रशासनिक ठहराव भी थे। अतः सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। तो राजनीतिक तथा प्रशासनिक ठहराव भी आ गए। सोवियत संघ में आर्थिक ठहराव के साथ साथ प्रशासनिक ठहराव भी थे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझा दिया था। सोवियत संघ में आर्थिक ठहराव तो था ही, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक ठहराव भी शुरू हो गया। ये राजनीतिक ठहराव क्या था? राजनीतिक ठहराव तो ये था कि सोवियत संघ के अंदर एक दल की व्यवस्था थी, अर्थात वहां पर केवल एक ही पार्टी हो सकती थी। तो एक दल की होने की वजह से वहां पर वो जो दल था वो जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं रहा, तो राजनीतिक ठहराव आ गया। दूसरा है आपका प्रशासनिक ठहराव। प्रशासनिक ठहराव का मतलब यह है कि यूएसएसआर के अंदर नौकरशाही प्रणाली थी, और जो नौकरशाही प्रणाली थी वो इतनी ज्यादा व्यापक थी कि इतनी ज्यादा अति केंद्रीकृत थी कि वो जनता के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील और जवाबदेह नहीं थे, जनता से किसी प्रकार का वो संवाद नहीं रखते थे। तो ऐसे में सोवियत संघ का विघटन होता चला गया। अब आगे मैं बात करता हूं गोर्बाचेव की भूमिका, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूएसएसआर के विघटन का अगला कारण है गोर्बाचेव की भूमिका। कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे, जो 1985 में इन्होंने वो राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी नीतियां चला दी, इन नीतियों की वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया, क्योंकि इन नीतियों का प्रभाव जो अन्य छोटे देश थे उनके ऊपर ठीक नहीं पड़ रहा था। अतः उन्होंने यूएसएसआर से अपने अलग होने की घोषणा कर दी और यूएसएसआर का विघटन हो गया। और इसी तरह से चौथा और अंतिम कारण जो है वो ये है कि राष्ट्रवाद की उदय तथा संप्रभुता की चाह। यह चौथा कारण है जिसकी वजह से यूएसएसआर का पतन हुआ। चौथा कारण है राष्ट्रवाद का उदय तथा संप्रभुता की चाह। इसका मतलब ये है कि जो छोटे छोटे देश थे जो यूएसएसआर के साथ थे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। राष्ट्रवाद माने अब उनको लगने लगा कि अब हम यूएसएसआर के साथ नहीं रह सकते, ये हमारे ऊपर एक तरह से तो अपनी नीतियों को थोप रहा है, अपने विचारों को थोप रहा है। अतः उनमें एक राष्ट्रवाद की भावना जाग गई कि अलग होने की भावना है। जब राष्ट्रवाद की भावना जागती है तो किसी उस देश के जो लोग हैं उनके अंदर स्वाभिमान जाग जाता है, फिर वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं।
तो अतः उनमें राष्ट्रवाद की भावना जाग गई छोटे छोटे देशों में, और उन राष्ट्रवाद की भावना जागने के बाद यूएसएसआर का पतन सुनिश्चित हो गया। तो इन कारणों से यूएसएसआर का पतन हुआ था। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखे तो पहला आर्थिक ठहराव था, दूसरा का कारण है राजनीतिक तथा प्रशासनिक ठहराव है, तीसरा कारण है आपका गोर्बाचेव की भूमिका, और चौथा कारण है राष्ट्रवाद के उदय तथा संप्रभुता की चाह। इन कारणों से यूएसएसआर का विघटन हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या प्रभाव हुए। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या प्रभाव, अगला प्रश्न हमारा ये है, सोवियत संघ के विघटन के क्या प्रभाव हुए। तो क्या प्रभाव सामने आए सोवियत संघ के विघटन के। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि गोर्बाचेव की भूमिका क्या थी सोवियत संघ के विघटन में। दूसरा कारण हमने पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो। अब तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सोवियत संघ के विघटन के क्या प्रभाव हुए। अब सोवियत संघ टूट गया, उसका विघटन हो गया, वो खत्म हो गया, तो क्या क्या प्रभाव हुए, क्या क्या प्रभाव मतलब क्या क्या रिजल्ट निकल करके आया। तो जो सोवियत संघ के विघटन का क्या रिजल्ट निकल के आया था, पहला तो यही था, शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि लड़ाई किस किस के बीच में थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। लेकिन हुआ क्या, अब यूएसए यूएसएसआर की जो बीच की लड़ाई थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि लड़ाई तो दोनों के बीच की थी, अब यूएसएसआर ही खत्म हो गया, तो लड़ाई किसके बीच में रहेगी, किसी के बीच में नहीं रहेगी। तो पहला जो प्रभाव जो पड़ा सबसे पहले वो शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन का सबसे प्रथम प्रभाव यह सामने आया कि दो महाशक्तियों के मध्य 45 सालों तक जो लंबा संघर्ष चलता रहा वो अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब दुनिया में केवल एक ही महाशक्ति थी, वो थी अमेरिका। दूसरा है आपका पॉइंट है वो ये है कि शक्ति संतुलन में परिवर्तन तथा उदारवादी पूंजीवादी का उदय। शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो गया। अब आप कहोगे शक्ति संतुलन में परिवर्तन क्या होता है। तो शक्ति संतुलन में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि पहले जो शक्ति थी विश्व के अंदर, दो भागों के अंदर बैलेंस हो रखी थी, यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन अब शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि यूएसएसआर तो डूब गया और यूएसए ऊपर चला गया। अब दोनों राष्ट्रों के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। अब शक्तिशाली राष्ट्र केवल अमेरिका था। अब अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने निकल करके आया, तो शक्ति संतुलन का परिवर्तन हुआ और उदारवादी पूंजीवाद का उदय हुआ। उदारवादी पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, अब ऐसे पूंजीवाद का उदय हुआ इसके अंदर कुछ उदारता थी, मतलब कि वो जो छोटे छोटे देश थे जो अमेरिका को जो यूएसएसआर को छोड़ करके चले गए थे, जिनकी वजह से, जिनके जाने की वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ, वो छोटे देश अब पूंजीवाद माने अमेरिका की तरफ आने लगे। तो उन्होंने, अमेरिका ने पूंजीवाद की ऐसी नीति अपनाई, इसे उदारवादी पूंजीवाद कहा जाता है। इसके अंदर काफी कुछ साम्यवाद जैसा वातावरण बनाने का तैयार करने की कोशिश की गई। बाकी नोट्स आपके सामने, नोट्स को आप पढ़ करके बाकी चीजों को समझ सकते हैं। आगे आपका प्रश्न आगे है आपका नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय हुआ। नवीन राज्य कैसे, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, मैंने आपको बताया 14 देश थे और प्लस एक रशिया था। तो अब हुआ क्या कि नवीन राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। नवीन राज्यों का उदय का मतलब यह है कि नए राज्य सामने आने शुरू हो गए, क्योंकि ये 14 देश थे, यूएसएसआर को छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया और ये देशों ने अब नए रूप में सामने आए। तो सोवियत संघ के पतन के पश्चात एक प्रभाव यह भी प्राप्त हुआ कि अब नए राज्यों का उदय होने लगा। अतः कुछ राज्य ऐसे थे जो साम्यवाद से जुड़े हुए थे, इनमें मुख्यतः पूर्वी यूरोप के देश थे। यह देश अब पूंजीवादी अमेरिका तथा नाटो से जुड़ना चाहते थे। वही कुछ मध्य एशिया के ऐसे देश थे जो अब रूस से ही अपने संबंध जारी रखना चाहते थे। समझिए बात को कि नवीन राज्यों का उदय हुआ। नवीन राज्यों का उदय मतलब छोटे छोटे राष्ट्र जो है अब वो चले गए। छोटे छोटे राष्ट्र जो है अब वो या तो नाटो में शामिल होना चाहते थे या फिर वो अमेरिका साम्यवाद को छोड़कर के पूंजीवादी अमेरिका की तरफ आना चाहते थे। तो ये नवीन राज्यों का उदय हुआ। तो ये तीसरा प्रभाव जो था विश्व के सामने आया यूएसएसआर के विघटन के पश्चात। फिर से हम देख लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या क्या प्रभाव आए। शीत युद्ध का अंत हो गया, पहला प्रभाव तो यही था। दूसरा, शक्ति संतुलन परिवर्तन हो गया, शक्ति बदल गई, शक्ति केवल अमेरिका के पास रह गई। और चौथा जो है वो है नवीन राज्यों का उदय, नए राज्यों का उदय हो गया। नए राज्यों ने अपना अस्तित्व बनाया और नए तरीके से दुनिया के अंदर शामिल हो गए। आगे अगला जो प्रश्न है वो ये है कि शोक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप इस क्वेश्चन को जो है अपने नोट्स के अंदर भी जरूर लिखें। हालांकि मैं कहूंगा कि सभी नोट्स आप जरूर लिखें, लेकिन इसको आप कैसे लिखेंगे, शोक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो शोक थेरेपी क्या थी बच्ची। तो बच्चे देखो, शोक थेरेपी का मतलब होता है कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। मतलब पहले तो किसी का सिर फोड़ दो, उसके बाद कहो कि चल तेरे इलाज कराता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है शोक थेरेपी माने चोट पहुंचाकर उपचार
करना। तो ये शॉक थेरेपी क्या थी, हुआ क्या था, आपने को जैसा आपने पहले पढ़ा कि यूएसएसआर का अंत हुआ, उसके बाद दुनिया में केवल एक महाशक्ति रह गई, वो यूएसए थी। लेकिन आपने ये ना, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए यूएसएसआर का अंत कैसे हुआ। तो यूएसएसआर के अंत के पीछे क्या कारण था, वो था अमेरिका द्वारा लगातार कूटनीतिक प्रयास किए जाना। अमेरिका ने लगातार कूटनीतिक प्रयास किया, अमेरिका ने लगातार चालबाजी चली, जिसके चाल में रूस फंस गया और वो बर्बाद हो गया। लेकिन जब वो बर्बाद हो गया तो अब रशिया के उन देशों के साथ, जो छोटे छोटे देश थे जो रशिया के साथ मिलकर साम्यवाद को फॉलो कर रहे थे, साम्यवादी देश कहलाए जाते थे, अब जब वो बर्बाद हो गए तो अब उनको पूंजीवादी अमेरिका ने कहा कि आप साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपना लीजिए। तो साम्यवाद से पूंजीवाद का जो संक्रमण है, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आना, साम्यवाद से पूंजीवाद के आने का जो संक्रमण है, इसी को हम बोलते हैं शॉक थेरेपी, मतलब चोट पहुंचा करके उपचार करना। आप नोट्स देखिए, नोट्स में लिखा है शॉक थेरेपी से अभिप्राय है कि साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य साम्यवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है बच्चों, साम्यवाद का जब पतन हो गया तो वो उन्होंने क्या करा, अब साम्यवाद को छोड़कर लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे। शॉक थेरेपी का मुख्य अर्थ है कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें साम्यवादी देश बड़े ही कष्टप्रद ढंग से पूंजीवादी देश की तरफ बढ़ रहे थे। यह हमारी शॉक थेरेपी है। तो शॉक थेरेपी एक बहुत ही कठिन प्रणाली होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, साम्यवादी देश पूंजीवादी देश की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम कठिन क्यों कह रहे हैं, अब आप ये प्रश्न समझिएगा। इसको हमने कठिन, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना कठिन इसलिए हमने बताया है क्योंकि साम्यवाद में जब कोई भी देश था तो उसने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था। वहां पर तब क्या था, वहां पर मैंने आपको बताया था पहले पार्ट के अंदर, साम्यवादी व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें सब कुछ नियंत्रण सरकार का होता है। चाहे आपका वो विद्युत हो, जल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, सेना हो, बैंक हो, कुछ भी संसाधन है, कुछ भी उद्योग देश का है, सबके ऊपर नियंत्रण किसका होता है, सरकार का होता है। वहां पर प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण नाम की कोई चीज नहीं होती, व्यक्तिगत मालिक किसी चीज के नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर आना तो आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने यही परंपरा तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पूंजीवाद ऐसी परंपरा थी, यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार, सेना, सब कुछ जो होता है, सेना तो खैर सरकार के नियंत्रण में होती है, लेकिन अन्य सभी व्यापार क्षेत्र जो होते हैं वो सब पूंजीवाद में निजी व्यक्तित्व के हाथ में होते हैं, निजी लोगों के हाथ में होते हैं, प्राइवेट या पर्सनल होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने उन सरकारी उद्योगों को, सरकार के हाथ में थे, अब उनको बेचना पड़ेगा और उनको कोई व्यक्ति खरीदेगा और व्यक्ति खरीद करके उन्हें प्राइवेट, जब वो हो जाएंगे उद्योग, तब आप सही मायने में क्या होंगे, आप साम्यवादी देश कहलाएंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब साम्यवाद के जो छोटे छोटे देशों के पास जो प्राइवेट सरकारी संपत्ति थी, उनको अब उन्होंने क्या करा, उनको बेचना शुरू करा। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उनको खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था को ला सके। लेकिन इन सारी संपत्ति को औने पौने दामों में बेचा गया था। अब इसको, जब संपत्ति को औने पौने दामों का मतलब ये है कि कोई चीज 10 लाख की थी तो उसे कोई 1 या 1.5 लाख रुपए में केवल खरीद लिया गया था। तो बड़ा भारी नुकसान उस समय उद्योगपतियों को सरकारों को उठाना पड़ा और सरकार का दिवाला निकल गया। ठीक है, तो क्यों ऐसा, और ऐसा होने से जब इतनी महंगी संपत्तियां इतने सस्ते में बिकी, तो इस घटना को इतिहास में गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन के आया कई बार पेपरों के अंदर, इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है। तो इतिहास की सबसे बड़ी जो गैराज सेल है वो यही है कि शॉक थेरेपी के दौरान जब सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जब साम्यवादी देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्होंने अपनी संपत्ति का साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाते समय निजीकरण कर दिया। ऐसे में उन्होंने अपनी संपत्ति औने पौने दामों में उद्योगपतियों को बेच दी। इस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है और यही शॉक थेरेपी है, चोट पहुंचा करके उपचार करना। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है आपका कि शॉक थेरेपी के क्या प्रभाव प्राप्त हुए। आपकी स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन ये है, शॉक थेरेपी के क्या क्या प्रभाव सामने आए। अब जब शॉक थेरेपी शुरू हो गई, शॉक थेरेपी मतलब मैंने आपको समझा दिया, शॉक थेरेपी का मतलब है साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना, मतलब अपना सब कुछ सरकारी सरकार के नियंत्रण जो था वो प्राइवेट हाथों में दे देना, किसी व्यक्ति को बेच देना। और ऐसे में अगर वो नहीं बिकता है तो आपको अगर पूंजीवाद को अपनाना है तो उसको किसी भी दाम में बेचना पड़ेगा।
तो पहला क्या नुकसान क्या है, पहला क्या प्रभाव सामने आया शॉक थेरेपी का? पहला वो प्रभाव था उद्योगों का पतन। अब उद्योग का पतन होना शुरू हो गया। उद्योगों का पतन कैसे हुआ? क्योंकि बड़े बड़े उद्योग सरकार ने अपने हाथों से जिनको चला रही थी, जिनको कई सालों सरकार ने पाला पोसा था, अब उन उद्योगों को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने के लिए प्राइवेट हाथों में देना पड़ा, और वो पौने पौने दामों के अंदर, बहुत ही गिरे हुए दामों के अंदर उनको किसी व्यक्ति को बेचना पड़ा। इससे वो उद्योग खत्म हो गए, वो बिखर गए, वो और उन उद्योग को चलाने वाले उद्योगपति थे वो उन पूर्ण तरह से बर्बाद हो गए। तो पहला नुकसान ये हुआ कि रूस में शॉक थेरेपी के कारण उसकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई, क्योंकि रूस में राजा द्वारा नियंत्रित संपत्ति का निजीकरण कर दिया गया, जिसमें 90% उद्योगों को निजी कंपनियों तथा उद्योगों को बेच दिया गया। यह उद्योग की सबसे बड़ी गैराज सेल इतिहास में कही जाती है। ठीक है, तो राजा द्वारा जो संपत्ति, राज्य द्वारा जो संपत्ति नियंत्रित होती थी, उस संपत्ति को सरकारी पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया। 90% संपत्ति जब बिक गई तो इस तरह से उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अगला है भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, जिसका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें पढ़ाया था कि यूएसएसआर ने अपने देश के लोगों को मूलभूत सुविधाओं को देने का वादा किया हुआ था कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, छत और शिक्षा मिलेगी। लेकिन अब यूएसएसआर इस हालत में नहीं था कि यूएसएसआर अपने देश के लोगों को सबकी सुविधा उपलब्ध करवाए, अतः भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन हो गया। अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इतने हालत खराब हो गए कि यूएसएसआर को अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए बाहर से माल का आयात करना पड़ा। मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति माने जो रूस की जो मुद्रा है वो गिर गई, है ना, और लोगों को निजी संपत्ति लूट गई तथा सामूहिक कृषि के पतन के कारण भी लोगों को भोजन तथा खाद्य पदार्थ के लिए तरफ छोड़ दिया गया तथा भोजन के अकाल के कारण बाहर से आयात करना पड़ा। इतनी हालत खराब हो गई कि रूसी मुद्रा शॉक थेरेपी के कारण तेजी से गिरने लगी, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई, लोगों की निजी संपत्ति लुट गई तथा सामूहिक कृषि के पतन के कारण भी लोग भोजन तथा खाद्य पदार्थ के लिए तड़पते छोड़ दिए गए। सामूहिक कृषि शुरू कर दी गई। इसके अंदर बहुत जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़ करके एक टुकड़ा बना दिया गया। सामूहिक कृषि कर दी गई। उसके ऊपर कुछ लोगों का नियंत्रण, पहले बहुत सारे लोगों का नियंत्रण होता था, तब किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता था उस जमीन के टुकड़े पर। अब इससे कृषि का भी व्यापारीकरण कर दिया गया और लोग भूखे मरने लगे। ये शॉक थेरेपी का प्रभाव सामने आया। अगला प्रभाव शॉक थेरेपी क्या सामने आया, वो है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ कि पहले जब तक लोग साम्यवाद में थे, साम्यवाद को फॉलो करते थे, लेकिन जब शॉक थेरेपी आ गई, माने चोट पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना, तो सामाजिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि लोग अब साम्यवादी विचारधारा को छोड़ करके अब पूंजीवादी विचारधारा फॉलो करने लगे। तो शॉक थेरेपी के कारण रूस का आर्थिक ढांचा पूर्ण रूप से खत्म हो गया। सरकार द्वारा सर्व कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा की सहायता छीनने के कारण लोगों का जीवन स्तर गिर गया। क्योंकि जब रूस द्वारा हुआ क्या, रूस जो पहले लोगों को सर्व कल्याण करने के लिए जो रोटी, कपड़ा, मकान आदि को देता था, उससे रूस का सब कुछ छिन गया। रूस अब उन लोगों को ये सब सुविधा देने में नाकामयाब रहा। अतः रूस का सामाजिक परिवर्तन हुआ। रूस में तेजी से गरीबी बढ़ी, रूस के अंदर अमीरों की संख्या कम हुई और रूस के जो लोग थे उनके लोगों का सामाजिक स्तर है वो गिरता हुआ चला गया। अगला जो पॉइंट है वो है आपका दिवालियापन। शॉक थेरेपी कारण दिवालियापन निकल के, दिवालियापन सामने, दिवालियापन का मतलब है शॉक थेरेपी में रूस के सभी जो कॉर्पोरेट थे, सभी उद्योग थे, उनका दिवाला निकल गया, क्योंकि उनको उल्टे सीधे दामों के अंदर बेच दिया गया था। अब रूस के अंदर जो था सारा उद्योग चौपट हो चुका था, सारा अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, क्योंकि शॉक थेरेपी के कारण साम्यवादी देशों ने अपना उसको छोड़ करके पूंजीवाद की ओर जाना शुरू कर दिया था, जिसके ये नुकसान सामने आए थे। एक बार फिर से हम पॉइंट को देख लेते हैं। शॉक थेरेपी के क्या क्या प्रभाव सामने आए। तो पहला, उद्योग का पतन हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो है भोजन या खाद्य सुरक्षा का पतन, भोजन खाद्य सुरक्षा का पतन हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो है सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। और फोर्थ पॉइंट है दिवालियापन, की दिवाला निकल गया लोगों का, कि कॉर्पोरेट का दिवाला निकल गया, कॉर्पोरेट बर्बाद हो गई इस शॉक थेरेपी के कारण। अगला जो प्रश्न है, वो 9वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वो है कि द्विध्रुवीयता के अंत के पश्चात भारत तथा परवर्ती साम्यवादी देशों के साथ संबंध कैसे थे। मतलब द्विध्रुवीयता के अंत के पश्चात, मैंने आपको बताया पहले 2 ध्रुव थे, एक ध्रुव यूएसएसआर था और एक ध्रुव आपका यूएसए था। ठीक है, पहला आपका एक ध्रुव जो था वो यूएसए माने अमेरिका, दूसरा ध्रुव आपका था रशिया। तो इन ध्रुव में से क्या हुआ था, जो रशिया था ये तो खत्म हो गया, अब खाली अमेरिका रह गया था।
अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे थे। अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि नहीं, मैं क्वेश्चन बेटा एक बार फिर से रिपीट करूंगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो ये क्वेश्चन ये है कि द्विध्रुवीयता के अंत के पश्चात भारत तथा परवर्ती साम्यवादी देशों के साथ संबंध कैसे थे। जब द्विध्रुवीयता का जब अंत हो गया, माने जब द्विध्रुवीयता का अंत, माने जब रशिया खत्म हो गई, जब ये खत्म हो गई और विश्व में केवल एक ही सुपर पावर था, वो था यूएसए। उसके बाद 1991 में जब रूस खत्म हो गया, उसका विघटन हो गया, तब भारत के और इसके रूस के संबंध कैसे थे। इसी को परिवर्ती साम्यवादी देश कहा गया है। परिवर्ती साम्यवादी देश का मतलब है वो साम्यवादी देश जिनका परिवर्तन हो गया, जो यूएसए से जो यूएसएसआर से टूट करके निकले थे, उनको हमने परिवर्ती साम्यवादी देश यहाँ पर कहा है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि द्विध्रुवीयता के अंत के पश्चात भारत तथा परवर्ती साम्यवादी देशों के संबंध कैसे थे। मतलब जो वही परवर्ती साम्यवादी देश जो रूस से अलग हो गए थे, तो वो बाद में उनके संबंध भारत से कैसे थे। तो द्विध्रुवीय विश्व में भारत के सभी साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध थे, जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट होते हैं। तो कैसे कैसे अच्छे संबंध थे भारत के उससे, तो उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। तो पहला, राजनीतिक सहयोग। समय समय पर रशिया से, रूस से और साम्यवादी देशों से, रशिया ही साम्यवादी देश है, समय समय पर भारत को रशिया से समर्थन मिलता रहा है। जब आप देखिए, सोवियत संघ में हमेशा भारत का साथ दिया। उदाहरणतः रूस ने भारत की कश्मीर मामले पर सबसे बड़े संघर्षों में सहायता की, तथा जब 1971 में भारत पाक युद्ध से अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए प्रशांत महासागर में अपने सबसे बड़े 7वें जहाजी बेड़े भेजे, तब भी रूस ने भारत का समर्थन किया था। तो रूस हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है। 1971 के युद्ध में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपने साथ अपना जहाजी बेड़ा भेजा। तो वहीं भारत मदद के लिए रूस ने भी अपने जहाजी बेड़े भेजे थे। तो भारत के संबंध राजनीतिक तौर पर भी बहुत अच्छे रहे हैं। और रशिया शुरुआत से ही भारत को हथियार वगैरह भेजता रहा है। और एक दौर ऐसा भी था जब भारत का कोई मित्र नहीं था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस दौर में केवल रशिया ही भारत का मित्र हुआ करता था। आर्थिक सहयोग, रशिया आर्थिक सहयोग भी भारत को प्रदान करता है समय समय पर। आप देखिएगा कि भारत के अंदर सार्वजनिक उद्योग, बोकारो में स्टील प्लांट तथा विशाखापट्टनम में भिलाई व हैवी उद्योग विकसित करने में सहायता की। तो जो सोवियत संघ ने भारत समय समय पर इकोनॉमिकली मदद भी करी है। तो कैसे, सार्वजनिक उद्योग, बोकारो जो है, बोकारो के अंदर झारखंड में आप जाते जब हैं, तो वहां पर स्टील के प्लांट लगे हुए हैं। विशाखापट्टनम में भिलाई और हैवी स्टील के प्लांट लगे हुए हैं। इन सब प्लांटों को डेवलप करने में, उनको लगाने में यूएसएसआर ने, रशिया ने, क्योंकि रशिया हम कहेंगे, यूएसएसआर वो पहले था, बाद में वो रशिया होगा, तो रशिया ने भारत की बहुत मदद की थी। उसके बाद है सैनिक सहयोग। रशिया जो है भारत को सैनिक सहयोग भी देता था। सोवियत संघ ने भारत को ऐसे समय में सैनिक सहयोग तथा हथियार आदि बेचे जब भारत के साथ कोई संबंध रखना नहीं चाहता था। और जो अंत और लास्ट का जो पॉइंट है वो है सांस्कृतिक सहयोग। सांस्कृतिक सहयोग का मतलब है रूस भारत को सांस्कृतिक सहयोग भी प्राप्त हुआ, क्योंकि भारत के जो कुछ हिंदी फिल्में बहुत ही लोकप्रिय हैं रूस की। राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन सभी साम्यवादी देशों में बहुत लोकप्रिय थे। तो राज कपूर जी की जो पिक्चर है, अमिताभ बच्चन जी की जो पिक्चर हैं, वो सारी चीजें रशिया के अंदर बहुत तेजी से देखी जाती थी। तो इसलिए बहुत लोकप्रियता के साथ देखी जाती थी। इसलिए रूस के और भारत के संबंध, परवर्ती साम्यवादी देश जो थे बहुत अच्छे थे। जब द्विध्रुवीयता का अंत हो गया तो रूस के और भारत संबंध बहुत अच्छे थे। फिर से इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला राजनीतिक सहयोग आया, राजनीतिक सहयोग। दूसरा आपका आया दिवालिया पर, एक बार फिर से मैं आते हैं, हाँ जी। तो द्विध्रुवीयता के अंत के पश्चात भारत और साम्यवादी देशों के संबंध कैसे थे। तो पहला संबंध आपका राजनीतिक सहयोग हुआ। राजनीतिक सहयोग के अंदर भारत को हमेशा रशिया मदद करता है समय समय पर। 1971 की जो मदद की थी। आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिकली हेल्प करता है। बोकारो में स्टील प्लांट लगाने के लिए, विशाखापट्टनम में भिलाई वगैरह प्लांट लगाने के लिए भी, भिलाई वगैरह प्लांट लगाने के लिए यूएसएसआर ने मदद की भारत की, रशिया ने मदद की भारत की। और राजनीतिक सहयोग भी रशिया से समय समय पर, सैनिक सहयोग भी रशिया से मिलता रहता है। सोवियत संघ ने भारत को ऐसे समय में सैनिक सहयोग प्रदान किया जब भारत साथ कोई मित्रता रखना नहीं चाहता था। और सांस्कृतिक सहयोग में आपको हमने बता दिया है, सांस्कृतिक सहयोग, यूएसएसआर और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। सांस्कृतिक मामलों में भारत में देखी जाने बनने वाली हिंदी फिल्में जो थी, इनको अमिताभ बच्चन, राज कपूर और की फिल्में जो हैं यूएसएसआर में बहुत ही प्रसिद्ध थी। इस प्रकार जो हमारा सेकंड चैप्टर है द्विध्रुवीयता का अंत, वो चैप्टर अब पूरा
होता है इस चैप्टर में अब मेरा मानना है कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपका काम सिर्फ ये है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को पहले तो रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए या फिर फोन से डाउनलोड कर लीजिए या फिर किसी तरीके से अरेंजमेंट कर लीजिए, किसी पुराने स्टूडेंट से मांग लीजिए और फिर जो मैं क्वेश्चन बताए सेकंड चैप्टर के आप देखिए कितने क्वेश्चन हिट हुए हैं। मतलब सेकंड चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो मैंने आपको नोट्स बता दिए हैं, जो क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, 9 क्वेश्चन जो हैं, इनसे अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो इसी के अंदर से बनेंगे और अब बाद में हम जब हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम प्रैक्टिस भी करेंगे लगातार से। जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम पूछेंगे, सारे सब चीजें मैं बताऊंगा। और जो नोट्स की जो एक कॉपी है, इस नोट्स की इस कॉपी को हम जो है एक लिंक के साथ, पीडीएफ के साथ जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी लिंक में, इसी वीडियो के साथ नीचे इसकी पीडीएफ लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करना और ये लिंक आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट्स को पढ़ सकते हो। तो इसी तरह से क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरा हुआ। इसको बड़े अच्छे समझिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट डाल दीजिएगा। कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप उससे, मेरे कांटेक्ट नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज आपको पूछनी है, बात करनी है तो आप मेरे से कर सकते हैं। और बस बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, जज्बे के साथ काम करिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। मैं आपको फ्यूचर में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, कैसे आप 90% क्रॉस कर सकते हैं, क्या टेक्निक होती है उन बच्चों की जो 90% क्रॉस कर लेते हैं, कैसे वो लिखते हैं, उनके आंसर क्या होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता, सब कुछ जो है हमारे जैसे बच्चे वो होते हैं। लेकिन हम कैसे बताएंगे आपको, कैसे आपको 90% क्रॉस करने हैं, ये सब सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बस आप चैनल देखते जाइए, वीडियोस को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। बस और कुछ नहीं है, आप मेहनत कीजिए। ओके बच्चों, क्लास फिनिश करते हैं। आप मैं 3rd चैप्टर लेकर जल्दी आपके बीच में आऊंगा। थैंक यू बच्चों।